प्यारे बच्चों, जरा मेरे पीछे देखो, यहाँ पर कुछ लिखा है। जरा इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़कर मुझे ये बताइए कि क्या ये कोई पैराग्राफ है या फिर कोई एक सिंगल सेंटेंस है। मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखिए लिखा है, हाथ में श्रेणीबद्ध किए हुए कागजों के ढेर के साथ गहरे नीले सूट पहने हुए वह होशियार और मेहनती अध्यापक नियमित रूप से हर कार्य दिवस की सुबह भीड़ भाड़ वाले व्याख्यान कक्ष में अपने जिज्ञासु छात्रों को उनकी समझ बढ़ाने के लिए साफ सुथरे रेखा चित्रों के साथ जटिल पाठ स्पष्ट रूप से पढ़ाते हैं। क्या लगा आपको, कोई पैराग्राफ है? जी नहीं, ये कोई भी पैराग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ वाक्यों का एक समूह होता है और यहां पर केवल एक वाक्य है। जरा देखिए, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर समाप्त हो रहा है। ठीक है ना? एक सिंगल सेंटेंस है। हाँ, पैराग्राफ जैसा दिख जरूर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि बच्चों इसे ट्रांसलेट करो, तो फिर बात कुछ ऐसी ही मैं कहने जा रहा हूं जैसे कि कोई आदमी एक छोटे बच्चे से कह दे कि ए बच्चे, इस गट्ठर यानी लकड़ी के गट्ठर को तोड़ो। तो वह एक छोटा बच्चा लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस बच्चे से ये बता दे कि बच्चे, इस लकड़ी के गट्ठर को खोलो और एक एक लकड़ी करके अगर तोड़ोगे तो बड़ी आसानी से तोड़ लोगे। जी हाँ, तो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। ऐसा ही कुछ यहां पर भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो तो आपको कठिनाई आएगी, लेकिन अगर मैं आपको वैसी ही कोई ट्रिक बता दूं, एक सिंगल लकड़ी तोड़ने जैसी आसान कोई बात बता दूं, तो आप भी इसे बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर पाओगे। तो जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो आपके सामने, लेकिन अगर आप उस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो आप कितने ही बड़े सेंटेंस को बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और फिर आज के बाद कभी मत सोचिएगा कि आप कोई सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो। आई प्रॉमिस। बस आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक देखेंगे और मेरे द्वारा बताई गई एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना रखा हो, आपको वहां पर केवल 3 प्रकार के शब्दों को खोजना है। अरे आप तो जानते ही है ना कि सेंटेंस क्या होता है। अरे भाई, सेंटेंस और कुछ नहीं, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब। ध्यान दें, अगर उस सेंटेंस में रखी हुई वर्ब कोई इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया है तो बस सेंटेंस केवल सब्जेक्ट और वर्ब से पूरा हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये जो वर्ब होती है ये ट्रांजिटिव होती है यानी सकर्मक, यानी इस क्रिया को कर्म की भी जरूरत होती है। तो तीसरा शब्द भी ढूंढ लो, और तीसरा शब्द क्या होता है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। बस ये 3 शब्द अकेले ढूंढ लो और यही असली सेंटेंस होता है। जी हाँ, यहां पर देख रहे हैं ये इतना बड़ा दिखने वाला सेंटेंस है, इसमें भी आपको केवल यही 3 प्रकार के शब्द ढूंढने हैं और फिर इसके बाद जितना जो कुछ लिखा हुआ है वो सब इन्हीं 3 शब्दों के, यानी ये जो सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन्हीं के बारे में बताने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडिफायर्स हैं। और इन मॉडिफायर्स को केवल इन्हीं शब्दों से कभी पहले रखा जाएगा, कभी बाद में रखा जाएगा, कभी पहले रखा जाएगा, कभी बाद में रखा जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, बड़े ही स्टेप बाय स्टेप हर चीज को क्लियर करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस में छुपे हुए असली उन 3 शब्दों को पहचानो, यानी असली सेंटेंस को पहचानो। अब पहचानने के लिए करना क्या पड़ेगा भाई? हिंदी वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले किसको पहचानना है? तो सबसे पहले दिमाग में नोट करते जाइए या कॉपी में नोट करते जाइए। देखिए, सबसे पहले हमें इस सेंटेंस की टेंस बताने वाली क्रिया को, यानी फाइनाइट वर्ब को खोजना है। तो हिंदी में लिखे हुए जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी फाइनाइट वर्ब को खोजना बहुत आसान होता है। बताऊं क्या भाई? हिंदी में कोई भी सेंटेंस लिखा है, आपको लास्ट में पहुंचना है, यानी सेंटेंस के अंत में रखे हुए 1, 2 और कभी कभी ये 3 शब्द ही उस सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब यानी टेंस बताने वाली क्रिया होती है। बस यहां पर इस क्रिया के पास पहुंच गए। ये क्या है आपकी? ये वर्ब है। अब यही वर्ब वास्तव में इस सेंटेंस के हर शब्द को कहां रखा जाएगा ये बताएगी।
जी हाँ, बहुत बड़ी बात है मैं कर रहा हूं आपसे। यही वर्ब है जो आपको बताएगी कि इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और फिर ये ढेर सारे जो वर्ड्स हैं ये कहां कहां पर रखे जाएंगे। बस बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देखते चले जाइए। आज के बाद आपको कितने ही बड़ी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं और हमने ढूंढ लिया वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब में आपको ढूंढना, इस वर्ब से ही पूछना है कि इस काम को करने वाला कौन। भाई आप कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे? जरा देखो, इस सेंटेंस में देखो कि ये वाला काम हो रहा है, यानी पढ़ाने का काम हो रहा है। तो सिंपली आपको प्रश्न पूछना है, पढ़ाने वाला कौन। तो जब इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस काम को करने वाला है अध्यापक। क्या है? अध्यापक है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो अध्यापक है यही वास्तव में क्या है? यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक। और आप तो जानते हैं कि किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर इसके बाद ये वाली वर्ब आएगी। अब बचा तीसरा। हाँ, यहां से काम खत्म हो जाएगा अगर ये जो वर्ब है, अगर ये वर्ब कोई इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया होती है तो बस सेंटेंस यानी ग्रामेटिकली सेंटेंस को होने के लिए जो दो चीजें चाहिए वो यही, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, बस। लेकिन अगर वो कोई क्रिया ऐसी क्रिया है जो ट्रांजिटिव है यानी कर्म रखने वाली क्रिया, तो फिर आपको एक शब्द और ढूंढना पड़ेगा, और वो क्या है? वो है ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो सब्जेक्ट मिल गया, अध्यापक, क्रिया मिल गई, पढ़ाते हैं। अब यहां से ऑब्जेक्ट अगर हमें ढूंढना है तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें इसी क्रिया से क्वेश्चन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसे पढ़ाते हैं? तो आप देख लीजिए यहां पर किसको पढ़ाया जा रहा है? छात्रों को। तो एक ऑब्जेक्ट ये मिल गया, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें इसी क्रिया से पूछना है, क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं भाई? तो आपको पता चलेगा पाठ पढ़ाते हैं। जी हाँ, अब देखो, इतने ढेर सारे वर्ड्स में केवल ये 4 शब्द ही असली सेंटेंस हैं, और जब अगर इनको आप अलग निकाल कर लिख लोगे तो ये सेंटेंस ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। कैसा? अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। देखो, ये है वर्ब यानी टेंस बताने वाली क्रिया। इस क्रिया को करने वाला कर्ता ये यानी सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। और क्या पढ़ाते हैं? पाठ पढ़ाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बस असली सेंटेंस यही है। यहां पर इस सेंटेंस को इन दो तरीकों से ट्रांसलेट किया जा सकता है। पहले अध्यापक की इंग्लिश बनाइए, द टीचर, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब रखी जाती है, आप सबको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टीचर्स। किसको पढ़ाया जा रहा है भैया? स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। और क्या पढ़ाया जा रहा है? लेसन पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर होता है एक छोटे से सेंटेंस का, जो मुझे लगता है आपको आता होगा। नहीं भी आता है तो भी मैं हूं ना आपको सब कुछ बताने के लिए। अब इसी के आगे की कहानी मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बताने जा रहा हूं। एक बात और, इस वर्ड ऑर्डर को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आप तो जानते हैं कि जब कभी दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, सॉरी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनके प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं। यानी लेसन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम पहले ले आते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं। और जब बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चला जाता है तो वो वास्तव में इस क्रिया का फिर ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, फिर वो क्या बन जाता है? वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रख देते हैं तो अब इसमें केवल एक ऑब्जेक्ट बचा और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि यहां पर से टू या कभी फॉर लगाना होता है। यानी जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रख देते हैं तो टू या फॉर, ये बेसिक जानकारियां आपके पास तो होंगी ही होंगी। अब यहां से आगे चलते हैं और फिर देखते हैं भैया कि ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये क्या है और इनको कहां रखेंगे। अब भाई असली कहानी तो यहां से अब शुरू होगी। तो अब क्या सोचना है, कैसे सोचना है? चलो आगे देखो भाई, अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें से हमने इन 3 शब्दों को पहचान लिया। उसमें कौन कौन से शब्द आए? एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आई और एक ऑब्जेक्ट आया। इस ऑब्जेक्ट में कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, राइट।
अच्छा, अब आपको देखना यह है कि इस सब्जेक्ट के स्थान पर कभी क्या होगा, नाउन होगा। तो अध्यापक क्या है, नाउन है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जब दो होंगे तो हो सकता है दोनों ही ऑब्जेक्ट्स नाउन ही हों। तो अब सेंटेंस में यही आपको देखना है कि ये जो नाउन्स होते हैं ना, ये नाउन्स ही किसी सेंटेंस को इतना लंबा, इतना बड़ा बनाते हैं और उसे कठिन बना देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अच्छा, फिर ये जो वर्ब है, अब देखना है कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, ये जो नाउन है और ये जो वर्ब है, इन्हीं चार शब्दों के बारे में और एडिशनल जानकारी देने वाले शब्द ये सारे के सारे हैं। ये जितना व्हाइट से लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, इस नाउन के बारे में बताने वाले हैं। ये देखो, एक नाउन ये है, इस नाउन के बारे में बताने वाले कुछ और शब्द हैं। एक नाउन ये है और इस नाउन के बारे में बताने वाले कुछ शब्द होंगे। और फिर ये जो पढ़ाते हैं यानी क्रिया, तो क्रिया को मॉडिफाई करने वाले मॉडिफायर्स। तो ध्यान से सुने, यहां पर चार नाउन्स हैं, यानी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है। और बस बाकी जितने सारे के सारे शब्द हैं ना, ये सारे के सारे शब्द इन्हीं नाउन्स या इस वर्ब के मॉडिफायर्स हैं। अब इन मॉडिफायर्स को कैसे और किस स्थान पे रखा जाता है, ये अगर आप सीख लो तो फिर आप बड़े से बड़ा सेंटेंस बड़ी आसानी के साथ ट्रांसलेट कर पाओगे। तो मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। अच्छा, मॉडिफायर्स, यहां पर देखो जरा, ये जो मॉडिफायर्स होंगे इस सेंटेंस में, वो नाउन के मॉडिफायर्स होंगे। नाउन कहां कहां पर हो सका, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रखे हुए जो नाउन्स हैं उनके मॉडिफायर्स हैं, और ये जो वर्ब हैं उनके मॉडिफायर्स हैं। इन सबको अच्छे से पहचान लो और प्रॉपर सही तरीके से, जो करेक्ट वर्ड ऑर्डर होता है उस तरीके से रखते चले जाओ, सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी ये जो नाउन्स हैं उनको मॉडिफाई करने वाले ये सारे के सारे शब्द, देखो जरा आगे, ये देखिए, यहां पर मैंने सबसे पहला नाउन लिया अध्यापक। अब इस अध्यापक के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले कौन कौन से शब्द हैं, इस सेंटेंस को पढ़कर ठीक से पहचानने का प्रयास करो। देखो यहां पर ये है नाउन अध्यापक, ठीक है ना, ये कॉमन नाउन है। और इस अध्यापक के बारे में बताने वाले देखो, ये चार प्रकार के शब्द या शब्द समूह हैं। सिंगल वर्ड है वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जो फ्रेज के रूप में है, यानी ये देखो, ये एक फ्रेज के रूप में है और सिंगल वर्ड है। तो ध्यान से देखो, पहले यहाँ पर तो देखते हैं कि इस अध्यापक के बारे में बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं। चलो देखते हैं। हाथ में श्रेणीबद्ध किए हुए कागजों के ढेर के साथ, ये देखो एक फ्रेज है। तो कागजों के ढेर के साथ कौन है भैया, यही अध्यापक है ना। तो इस अध्यापक को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये हुआ एक फ्रेज मॉडिफायर। ध्यान से सुनते चले जाओ हर बात। फिर इसके बाद एक और फ्रेज मॉडिफायर देखो, गहरे नीले सूट पहने हुए। तो गहरा नीला सूट कौन पहने भैया, यही अध्यापक ही तो पहने हुए हैं। तो देखो, ये फ्रेज के रूप में मॉडिफायर्स हैं। अध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन मॉडिफायर्स कहलाएंगे। ये भी फ्रेज है। अच्छा, और देखते चले जाओ आगे। देखो यहां पर वह एक सिंगल वर्ड है, वह। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है भैया, इसी अध्यापक की ओर इशारा कर रहा है। तो आप देखो, ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है। सिंगल वर्ड मॉडिफायर, ये फ्रेज के रूप में मॉडिफायर हैं ये दोनों, और ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर है, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो होशियार और मेहनती, ये दो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, और यहां पर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेट फ्रेज हुआ। क्या हुआ, कोऑर्डिनेट फ्रेज हुआ। यानी ये भी सिंगल वर्ड ही है और अलग अलग प्रकार की जानकारी इस अध्यापक के बारे में दे रहे हैं। तो ये भी वास्तव में सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स ही हैं। अब क्या कहा जाता है, देखो जरा, कोई नाउन होता है, उस नाउन के प्री मॉडिफायर्स यानी नाउन के पहले आने वाले और नाउन के बाद आने वाले शब्दों को पोस्ट मॉडिफायर्स कहा जाता है। अब ये समझ लो कि जब इन शब्दों को रखोगे सेंटेंस में तो कहां पर रखोगे। देखो, सबसे पहली बात तो अध्यापक को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसी
इसी अध्यापक यानी इसी नाउन के पहले या इसी नाउन के बाद में रखे जाएंगे। बाद में वर्ब आएगी, यानी जो टेंस बताने वाली क्रिया है ना, जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है वो बाद में आएगी। पहले ये सारे के सारे शब्द आएंगे और इसी नाउन के इर्द गिर्द आएंगे। अच्छा, तो पहले हम बात करते हैं प्री मॉडिफायर्स। तो जितने सिंगल वर्ड होते हैं वो सिंगल वर्ड्स पहले आते हैं, यानी नाउन के पहले। और नाउन के पहले जो आने वाला सबसे पहला वर्ड है उसे कहते हैं डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर। ठीक है। अब ये जो मॉडिफायर्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के और इस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको हर तरीके के मॉडिफायर आपको यहां पर पता चल जाएगा। वैसे मैं इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर में भी उन्हीं मॉडिफायर्स पर ढेर सारी चर्चा करने जा रहा हूं, तो सुनते जाइए। अच्छा, पहले डिटरमाइनर आता है, फिर इसके बाद जो सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स होंगे जैसे होशियार और मेहनती, ये दोनों अलग अलग शब्द, अलग अलग जानकारी इसी अध्यापक के बारे में दे रहे हैं, तो ये भी सिंगल वर्ड ही हुए। अब इन सिंगल वर्ड्स को आप क्या करते हो, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट फ्रेज बन जाता है, लेकिन है वो सिंगल वर्ड ही। इनको भी प्री मॉडिफायर ही कहा जाता है। तो डिटरमाइनर के बाद में ये सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, और ये एडजेक्टिव्स तो 10 प्रकार के हो सकते हैं। मैंने आपको वो एडजेक्टिव्स भी पीछे वीडियोस में बताए हुए हैं, तो क्यों नहीं सिलसिलेवार तरीके से यानी क्रम से एक एक वीडियो देखिए आप। अच्छा, इसके बाद नाउन आता है। तो आप देखो, पहले डिटरमाइनर फिर एडजेक्टिव, ये कहलाते हैं प्री मॉडिफायर्स। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर पर वो नाउन आता है और फिर इस नाउन के बाद में आते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स। तो इन पोस्ट मॉडिफायर्स में ये फ्रेजेस या क्लॉजेज होती हैं। अच्छे से समझिए, ये क्या है? फ्रेज है। देखो, ये पूरा का पूरा फ्रेज है। यहाँ पर ये पूरा का ये सारे के सारे शब्द मिलकर के कोई एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। यानी कोई एक दो शब्द हमें कोई पूरी एक मीनिंग नहीं बता पाएंगे जब तक कि हम ये पूरा का पूरा शब्द समूह जो है उस शब्द समूह की जब मीनिंग निकालेंगे तो एक मीनिंग निकलेगी। तो ये फ्रेज हुआ। तो फ्रेज जो आते हैं उस नाउन के बाद में आते हैं। तो एक फ्रेज ये है और एक फ्रेज ये है, और ये दोनों ही इसी नाउन के बाद आएंगे। अच्छा, ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, ये तो पोस्ट मॉडिफायर्स के सीक्वेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे यहाँ पर 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं, तो उनका क्या सीक्वेंस होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगले वीडियो में मैं आपको ये जो 20 प्रकार के लगभग ये फ्रेजेस होते हैं, हालांकि मैं उस 20 प्रकार के वर्ड्स उनमें से बहुत सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियोस में। अब बताना शेष रह गया है कि अगर किसी नाउन के बाद में ये जो फ्रेज मॉडिफायर्स होते हैं यानी पोस्ट मॉडिफायर्स जो होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो बस मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, तो ये तो अध्यापक, तो कहानी यहां तक देखो निपट गई है ना, यानी ये सेंटेंस यहां से शुरू हुआ और यहां तक आ गया। अब इन शब्दों को क्रम से रखेंगे, आगे चलकर मैं आपको रख करके भी बताऊंगा। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, ये दूसरा नाउन है। ठीक है, छात्र। अब छात्र के बारे में बताने वाले क्या कौन कौन से शब्द हैं, तो देखो भाई यहां से आगे बढ़ते हैं। तो इस छात्र से पहले जरा देखो क्या है, जिज्ञासु है और ये जो अपना है, ये अपना कौन है भाई? यही छात्र ही है। तो ये जो दो शब्द हैं ये सिंगल वर्ड मॉडिफायर्स हैं और इसी छात्र से पहले आएंगे यानी प्री मॉडिफायर्स के रूप में। अब इनका जो क्रम होगा, पहले डिटरमाइनर आएगा और फिर इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये भी डिटरमाइनर्स ही होते हैं। और जिज्ञासु ये वास्तव में एक एडजेक्टिव है। तो इस छात्र से पहले ये जिज्ञासु आएगा और इस जिज्ञासु से पहले इस छात्र को डिटरमाइन करने वाला वर्ड, ये पजेसिव एडजेक्टिव भी इसको कहते हैं, लेकिन इनको डिटरमाइनर की श्रेणी में रखा जाता है। तो मैंने ये सब कुछ पीछे वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपको चाहिए कि इंग्लिश फ्रॉम जीरो सीरीज का एक एक वीडियो देखें और बिल्कुल शुरू से क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे, आपको हर बात बड़ी आसानी से समझ में आती चली जाएगी। अच्छा, तो छात्रों को बताने वाले केवल यही दो शब्द हैं और छात्रों के बारे में बताने वाला कोई दूसरा और फ्रेज नहीं है। एक और यहाँ पर नाउन है, वो है लेसन यानी पाठ। अब ये पाठ कैसा है? जटिल है। तो ये है एडजेक्टिव, सिंगल वर्ड इसके बारे में बता रहा है। कैसा पाठ है भाई? जटिल है। तो ये इसका प्री मॉडिफायर होगा यानी पाठ से पहले ये एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं
कि ये पाठ और कैसा है, तो साफ सुथरे रेखा चित्रों के साथ। भाई अगर आप देखेंगे तो साफ सुथरे रेखा चित्रों के साथ ये किससे रिलेटेड है, ये पाठ से ही रिलेटेड है। तो इसी पाठ के बाद में ये पोस्ट मॉडिफायर के रूप में आएगा। ठीक है, अब कैसे आएगा सब कुछ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो ये हो गए नाउन्स। ठीक है, नाउन्स हो गए। अब एक चीज और बचती है और वो है वर्ब। इसके जो मॉडिफायर्स होते हैं वो सारे के सारे एडवर्बियल्स कहे जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एडवर्बियल्स। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, 5 प्रकार के हो सकते हैं। और इन 5 प्रकार के जो एडवर्बियल्स हैं इनका सीक्वेंस क्या होता है, ये कहां पर रखे जाते हैं, बस इतना सा अगर आपको पता चल जाए। अब यहां पर जो कुछ भी बचा वो सब केवल कुछ नहीं है, केवल इसी क्रिया को मॉडिफाई करने वाले एडवर्बियल्स हैं। बस सीख लो। देखो जैसे पढ़ाना, पढ़ाने को मॉडिफाई कर रहा है। देखो यहां से शुरू करते हैं। पढ़ाना कैसे हो रहा है भाई, नियमित रूप से हो रहा है। कब कब कर रहा है, हाउ ऑफ्टन, यानी नियमित रूप से। तो ये जितने भी डेली होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, रेगुलरली होते हैं, रूटीनली, अगर ये शब्द आ जाए तो ये क्रिया की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा एक और शब्द समूह यहां पर आपको मिलेगा और वो है क्या, हर कार्य दिवस की सुबह। शब्द समूह का मतलब फ्रेज, हर कार्य दिवस की सुबह। तो कब, ये काम कब कब होता है, ये कब, ये वाला तो कब कब होता है, और ये कब होता है, ये केवल कब से आंसर मिलेगा। तो जब कब से आंसर मिले तो फिर वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, अभी तो पहले जानो कि भाई ये कब घटित हो रही है, यहां पर इस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर घटित हो रही है। अच्छा, और कब कब घटित हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी है, यानी हाउ ऑफ्टन, कितनी बार घटित हो रही है। जैसे ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, वंस ए वीक हो गया। तो ये क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, इनको पहचानना पड़ेगा। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अच्छा, और भी देखेंगे यहाँ पर तो आपको भीड़ भाड़ वाले व्याख्यान कक्ष में, तो ये वाली क्रिया कहाँ पर घटित हो रही है, यहाँ पर घटित हो रही है, यानी व्याख्यान कक्ष में पढ़ाने का काम कहाँ पर हो रहा है, कक्ष में। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है भाई। ठीक है ना। अच्छा, उद्देश्य, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो पढ़ाने का उद्देश्य ये है, यानी उन जो छात्र हैं उन छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो इस पढ़ाने का उद्देश्य है ये, तो ये एडवर्ब ऑफ पर्पस कहलाता है। ठीक है, या रीजन भी इसी को हम कहते हैं। और कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम कैसे हो रहा है, हाउ। तो हाउ से आपको आंसर मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, बस इस क्रिया से आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना करते चले जाने, यानी वो वर्ब हो रही है वो कैसे हो रही है, हाउ करो, हाउ क्वेश्चन करो तो आपको मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी से अगर आपको वाई क्वेश्चन करना है, वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर आपको प्लेस को प्राप्त करना है तो वेयर पूछ लो, क्या वेयर पूछ लो, तो आपको मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। अगर आप व्हेन पूछ लोगे तो आपको मिल जाएगा, क्रिया से ही सब कुछ, सारे प्रश्न तो क्रिया से करने हैं सारे के सारे। कर्ता प्राप्त करना है तो कौन, कर्म प्राप्त करना है तो किसे या किसको और क्या, और फिर इसके बाद ये एडवर्बियल्स प्राप्त करने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी क्रिया से ही पूछने हैं। अच्छा, और अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर पूछ लो हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफन, यानी कब कब ऐसा होता है। ये 5 प्रकार के एडवर्ब्स होंगे। अब इनका सही क्रम अगर आप जान लो तो बस सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। सारे शब्दों को आप उसी क्रम से रखते चले जाओ, और चाहे सेंटेंस आधे पेज का हो, 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, बड़ी आसानी के साथ सब आप उसी क्रम से रखते चले जाओ, सेंटेंस पूरा कंप्लीट आप ट्रांसलेट कर लोगे। देखो भाई यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना करके और समझाने का प्रयास किया। देखो सेंटेंस में जितने भी नाउन्स होंगे, और जितने भी नाउन्स मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नाउन की बात कर रहा हूँ, या तो ये सब्जेक्ट के रूप में होगा या तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, और इसके अंदर हम बाद में घुसेंगे, क्योंकि सेंटेंस में तो बहुत सारे नाउन्स हो सकते हैं। और बता दूं आपको सीक्रेट, जितने भी नाउन्स होंगे उन नाउन्स के जो भी मॉडिफायर्स होंगे वो इसी क्रम से रखे जाएंगे,
जहां कहीं भी नाउन होगा, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, या एडवर्बियल्स में, यानी जो एडवर्बियल्स हैं वहां पर भी नाउन्स हो सकते हैं, वहां पर यही वाला क्रम आएगा। चलो अभी मैं और ज्यादा बातों को नहीं उलझाऊंगा, मैं एडवर्बियल्स में नहीं जाऊंगा, मैं केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए जो नाउन्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको जहां कहीं भी नाउन दिखाई पड़े उन उस नाउन के साथ में ये प्री मॉडिफायर्स कहलाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? प्री मॉडिफायर्स इनको कहा जाता है। और इनका क्रम ये होता है, क्या? पहले डिटरमाइनर, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव्स जितने भी होंगे या सिंगल वर्ड जो डिटरमाइनर्स आएंगे उस नाउन के पहले, और उसी नाउन को मॉडिफाई करने वाले जो फ्रेजेस होंगी या क्लॉजेस होंगी। मॉडिफाई करने का मतलब है कुछ इस नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्द या शब्द समूह। मॉडिफायर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे लोग पूछते हैं सर क्वालिफायर का क्या मतलब होता है? भाई वही मतलब होता है, बट ये क्वालिफायर क्या, ट्रेडिशनल इंग्लिश में क्वालिफायर के नाम से इन्हीं को सबको जानते थे, अब मॉडर्न इंग्लिश में इन्हीं को हम मॉडिफायर के रूप में। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं ये ऑर्डर ऑफ वर्ब्स। जब हम किसी सेंटेंस में वर्ब के जब पांचों मॉडिफायर्स आ जाएंगे तो उनका क्या क्रम होगा? देखो भैया, ये तो मैंने पूरे सेंटेंस का ही क्रम लिख दिया। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले नंबर 1 पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है। कहां पर आता है? मेन वर्ब से पहले। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है। ठीक है, वैसे इनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है हर शब्द में, लेकिन इनका मैं आपको स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर आपको बता रहा हूं ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो। फिर धीरे धीरे जब आप इंग्लिश को सीखने लग जाएंगे तो आपको तो न जाने कितनी बातें स्वतः पता चलती हुई चली जाएंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहां पर रखा जाता है भाई? मेन वर्ब के ठीक पहले, और अगर हेल्पिंग वर्ब भी होती है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा जाता है। ओके, फिर इसके तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं। फिर इसके बाद शुरू होता है मॉडिफायर्स, यानी इन एडवर्बियल्स का क्रम शुरू होता है। तो फिर इसके बाद हम एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे। क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे। मैनर के बाद क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा? प्लेस के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, और सबसे बाद में एडवर्ब ऑफ पर्पस या एडवर्ब ऑफ रीजन आएगा। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अगर आप चाहें, अब जब और आगे आप पढ़ेंगे, आगे चलकर जब मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगा तो वहां पर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ पर्पस ये अक्सर इन्फिनिटिव से ही शुरू होता है, तो हम इसको वाक्य के आरंभ में यानी सब्जेक्ट से पहले भी रख सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हम इस एडवर्ब ऑफ टाइम को भी यहां पर पहले रख सकते हैं और कॉमा लगा सकते हैं। ठीक है ना? इस तरह से इनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हम बाद में, अभी तो हम यहां पर बिल्कुल जो स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर होता है उस स्ट्रिक्ट वर्ड ऑर्डर को हम यहां पर देख रहे हैं और सीख रहे हैं। बाद में इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटीज वगैरह जो होती हैं तो ये बाद की बातें हैं, आगे कभी मैं आपको बताऊंगा। चलो अच्छा, अब वो जो सबसे छोटा सेंटेंस था उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो सबसे छोटा सेंटेंस, हाँ अब हम जानकारी हमने ले लिया, सारे कंपोनेंट्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम चलते हैं सीधे उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा सेंटेंस आपने क्या निकाला था भाई? ये निकाला था, अध्यापक छात्रों को सिद्धांत पढ़ाते हैं। चलिए, वर्ड ऑर्डर यही होता है, यानी क्रिया को सबसे पहले ढूंढ लो, ये है पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इस क्रिया का सब्जेक्ट ढूंढ लो। तो सब्जेक्ट क्या है? पढ़ाने वाला। कौन? आपको प्रश्न करना है कौन, तो आपको मिल जाएगा अध्यापक। चलो अब एक छोटे बच्चे की तरह ट्रांसलेशन करना यहां पर सीखो, फिर बड़े बच्चों की तरह, जो बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी अभी पढ़ाना जिन्होंने शुरू किया है और सीख रहे हैं वो, तो उनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ये। चलिए अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं? हम टीचर लिखते हैं। भाई अध्यापक अकेले लिखा है तो हमने क्या लिख दिया? टीचर। लेकिन जरा देखो यहीं पर छोटी छोटी बातें, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, सबके लिए। देखो ये है एक कॉमन नाउन, और एक रूल होता है कि जहां कहीं सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन रखा हो तो वहां पर आपको उससे पहले कोई ना कोई एक
डिटरमाइनर आपको पक्का रखना होगा। अब डिटरमाइनर के रूप में क्या क्या हो सकता है, देखिए डिटरमाइनर के रूप में हो सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल्स, तो चाहे ए लगाओ यहाँ पर और चाहे द लगाओ यहाँ पर, कोई ना कोई एक होना चाहिए। हालांकि ए लगाओगे तो उसका कोई दूसरा मीनिंग होगा, द लगाओगे तो कोई दूसरा मीनिंग होगा। अब इनके क्या मीनिंग होंगे ये तो आर्टिकल का मैटर है, आगे चल करके जब मैं आर्टिकल्स आपको पढ़ाऊंगा तो फिर हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां पर कोई ना कोई एक डिटरमाइनर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रूल क्या है कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस में कहीं पर भी, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, एडवर्बियल्स के रूप में हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई सिंगुलर नंबर नाउन रखा है तो उसके पहले एक ना एक कोई ना कोई डिटरमाइनर पक्का आएगा। चलो हम यहां पर द लिख देते हैं, ठीक है, द टीचर। हम ए टीचर भी लिख सकते हैं। अच्छा, द टीचर हमने यहां पर लिख दिया, ये हमें ग्रामेटिकली सही करना है इसलिए हमने इसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर दिया। लेकिन द लगाया तो अलग मीनिंग, ए लगाया तो अलग मीनिंग, क्या क्या मीनिंग्स होती हैं, और ये तो आर्टिकल का मैटर है, वो बहुत बड़ा है, बाद में कभी चलकर आपको बताऊंगा। अब दूसरे नंबर पर आती है वर्ब। पढ़ाते हैं, बहुत ही सिंपल है, बच्चे लोग तुरंत पहचान लेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पढ़ाते हैं तो फिर टीच, बहुवचन की क्रिया लगी है टीच, तो आपको इतना तो आता ही होगा भाई, ये सिंगुलर नंबर है तो वहां पर भले ही आपको दिखाई पड़ रहा है। भाई हिंदी में जब हम किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो उसके लिए हम बहुवचन की वर्ब का प्रयोग करते हैं, बट इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखना होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना होता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो फिर हमें एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाना पड़ेगा। अगर टीचर्स होता तो खाली टीच कर देते। चलो टीचेस। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब हमें ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए आपको पहले प्रश्न कर लेना है होम। किसे या किसको पढ़ाते हैं, तो किसे या किसको पढ़ाते हैं, तो छात्रों को, ठीक है ना। सो द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, क्या बन गया, द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या पढ़ाते हैं भैया, क्या पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स अ लेसन, हमने यहां पर लेसन कर दिया, ठीक है। ये भी एक सिंगुलर नंबर है, इसके पहले भी आपको कोई ना कोई एक आर्टिकल रखना होगा, चाहे ए रखो चाहे द रखो। यहां पर अभी फिलहाल मुझे अ अच्छा लग रहा है इसलिए मैं यहां पर अ लगा देता हूं, यानी आर्टिकल लगा देता हूं। ये सेंटेंस हो गया। अब देखो ये है ऑब्जेक्ट्स, इनके भी क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी हम चाहे तो अ लेसन पहले भी लिख सकते हैं, द टीचर टीचेस अ लेसन, और जब अ लेसन हम पहले लिख देंगे तो फिर ये जो स्टूडेंट है ये बाद में चला जाएगा और इसके पहले टू। लेकिन ध्यान रखें जब ये बाद में चला जाएगा तो फिर ये इस क्रिया का कर्म नहीं रहेगा, फिर वो कर्म नहीं रहेगा, यानी क्रिया का कर्म नहीं रहेगा, क्रिया का फिर एक ही कर्म रह जाएगा। और चूंकि इसके पहले आप टू लगा देंगे तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। अब पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको कभी भी यहां सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, याद रखेंगे। हाँ, इस तरह से अगर लिखा हो द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, यहां पर ये कर्म है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको पहले रख सकते हो। लेकिन अगर ये बाद में रखा है और फिर कहा जाए पैसिव वॉइस बनाओ तो फिर इसी को आप सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाओगे। तो ये छोटी सी जानकारी, ये छोटे बच्चों के लिए, यहीं से बड़े बच्चों की यात्रा शुरू होती है। चलो शुरू करते हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा भाई, उन शब्दों का क्रम, यानी ये जो सब्जेक्ट के रूप में जो अध्यापक रखा है तो उनका क्रम क्या है, देखो मैंने आपके लिए यहां पर रख दिया है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं, तो इतना हो जाएगा। वर्ब के बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट के पहले वही प्री मॉडिफायर्स रखेंगे, और फिर बाद में भी अगर कोई पोस्ट मॉडिफायर फ्रेज के रूप में, क्लॉज के रूप में होते तो यहीं पर रखते। फिर अगला ये, और ये जो नाउन है इसका प्री मॉडिफायर जटिल है, यानी ये एडजेक्टिव है, पहले आ जाएगा सिंगल वर्ड, और ये वास्तव में क्या है, उसका फ्रेज है, तो ये बाद में आ जाएगा। फिर इसके बाद चालू होगा क्या, वही यानी एडवर्बियल्स चालू होंगे। चलो अच्छा, मैं फटाफट आपको ये एडवर्बियल्स फिर से लिखे हुए हैं, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब सीधे आ जाते हैं हम उस सेंटेंस पर। यहां पर इसको अच्छे से आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और मैंने आपके लिए ये जो वर्ड ऑर्डर लिख दिया है, फुल सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर मैंने लिख दिया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर कुछ वैसे तो लिखता तो बहुत ज़्यादा हो जाता, आपको यही बताया सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के मॉडिफायर्स पहले आ जाएंगे, ठीक है ना।
फिर इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मॉडिफायर्स आ जाएंगे। ठीक, तो मॉडिफायर्स अकेले मैंने यानी नाउन मॉडिफायर्स मैंने नहीं लिखे हैं, वर्ब के सारे मॉडिफायर्स मैंने यहाँ पर और किस स्थान पर आएंगे वो भी मैंने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लेस आ जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा, फिर पर्पज आ जाएगा। इतना करते करते आपका बड़ा से बड़ा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। चलो यहां पर हम करते हैं। देखो भाई क्या है, हमने यहां पर टीचर लिखा, ठीक, यानी सब्जेक्ट लिखा। ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के प्री मॉडिफायर्स हैं, इतनी देर में आपने कई बार पढ़ लिया होगा। तो देखो यहां पर क्या है, अध्यापक। अध्यापक, अध्यापक के बारे में सिंगल वर्ड जानकारियां क्या है, वह यानी द या दैट। तो आपने द, सबसे पहले डिटरमाइनर आपने रख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद होशियार और मेहनती, सिंगल वर्ड है, इसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं हमने। उसके पहले शार्प एंड, स्मार्ट भी लिख सकते हो, शार्प भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो शार्प एंड, अगर आप चाहो तो एंड से जोड़ सकते हो, और अगर आप फ्लो को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो केवल कॉमा भी लगा सकते हो। ठीक है, द शार्प हार्ड वर्किंग, या एंड भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड लगा दोगे तो फिर यहां पर ये कॉमा नहीं लगाओगे। ठीक है, द शार्प एंड हार्ड वर्किंग टीचर हो गया सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के बारे में और बताने वाले कुछ फ्रेजेस हैं। तो देखो क्या है, यहां पर हाथ में श्रेणीबद्ध किए हुए कागजों के ढेर के साथ। अब यहां पर ये साथ, तो हम यहां पर विद लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, विद। विद, विद से हम ऐसे भी लगा सकते हैं क्या, द शार्प एंड हार्ड वर्किंग टीचर विद ए स्टैक ऑफ ग्रेडेड पेपर्स। हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर विद लगा दोगे तो ये बन जाएगा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक, और अगर हमने यहां पर कैरिंग लगा दिया, लिए हुए, यानी टीचर लिए हुए है, तो हमने यहां पर इसको पार्टिसिपल बना दिया है। ठीक है, अच्छा, मैं इन दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो यहाँ पर क्या है, लिए हुए, यहाँ पर साथ हमने हटा करके लिए हुए कर दिया। हाथ में श्रेणीबद्ध किए हुए कागजों को लिए हुए, लिए हुए, यहाँ पर के साथ के स्थान पर हमने क्या किया है, लिए हुए। अगर के साथ लगा देंगे तो ये विद आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिए हुए, वही आगे, अ स्टैक ऑफ ग्रेडेड पेपर्स। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, हाथ में श्रेणीबद्ध किए हुए कागजों का ढेर। स्टैक मींस होता है ढेर, आप पाइल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पाइल। ठीक है ना, या बंडल भी आप लिख सकते हो। सो कैरिंग अ पाइल या कैरिंग अ बंडल ऑफ ग्रेडेड। ग्रेडेड का मतलब यही है श्रेणीबद्ध। ठीक है, और कोई दूसरी शब्द यानी ऑर्गेनाइज्ड, माने किसी चीज को ऑर्गेनाइज किए हुए यानी श्रेणीबद्ध किए हुए हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हो। अ स्टैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पेपर्स, ये हो गया भाई कैरिंग, क्या लिए हुए है, ये श्रेणीबद्ध कागजों का ढेर लिए हुए एक फ्रेज है। और कौन लिए है, यही टीचर लिए है, इसी टीचर को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आगे और कोऑर्डिनेटर लगाया हमने, यहां पर कोऑर्डिनेटर लगा दिया। ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, कौन सा, यहां पर और लिखा नहीं है, लेकिन आपको अब जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एंड लगा करके आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग जानकारियां हैं। ठीक है, दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, दो अलग अलग जानकारियां हैं। तो इन दो अलग अलग जानकारियों को एक साथ जोड़ने के लिए आपको यहां पर एक कोऑर्डिनेटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये कोऑर्डिनेटर लगाओगे तो फिर ये जो एक फ्रेज बनेगा यहां तक, ठीक है, ये जो फ्रेज बनेगा और ये जो फ्रेज बनेगा, ये पैरेलल होने चाहिए। नियम है क्या, कि जब कभी कोई एक कोऑर्डिनेट फ्रेज रखा हो, कोऑर्डिनेट फ्रेज क्या होता है भाई, अच्छे से देखो, दो सेम प्रकार के वर्ड्स अगर हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वही बन जाता है कोऑर्डिनेट फ्रेज। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है, आपको जाकर के उसे चेक कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो अब देखो यहां पर खास बात, जो रूल क्या है, रूल ये है कि ये जो कोऑर्डिनेटर होगा वो जोड़ेगा किसको, जोड़ेगा समान प्रकार के। अगर ये देखो ध्यान से सुनो, ये अगर पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही होना चाहिए। ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर विद लगा देंगे, कैरिंग नहीं लगाएंगे, विद लगा देंगे, तो फिर इस कोऑर्डिनेटर के साथ में यहां पर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं।
ग्रामेटिकली नहीं करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई डिस्कस नहीं करता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो यहां पर क्या करोगे, फिर यहां पर आपको वेयरिंग नहीं, फिर पहनने के लिए हम इन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखो अच्छे से कि अगर हम यहां पर विद कर देंगे तो फिर यहां पर पहने हुए की अंग्रेजी हम वेयरिंग नहीं बनाएंगे, पहने हुए की अंग्रेजी हम इन बनाएंगे। भाई कपड़े अगर कोई पहने हुए है तो उसके लिए एक प्रेपोजिशन होता है पहनने, यानी कपड़ों के पहनने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों ही जो फ्रेजेस हैं, अगर ये इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेंगे तो फिर ये दोनों ही फ्रेज पैरेलल होंगे। अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा तो ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, और अगर ये कोई पार्टिसिपल फ्रेज होगा तो ये पार्टिसिपल फ्रेज ही होगा। बड़े बच्चों के लिए है ये बातें, छोटे बच्चे शायद इतनी गहरी ग्रामर को अभी ना समझ पाए, लेकिन फिर भी दिमाग तो उनके पास भी होता है। अगर कोई छोटा बच्चा देख भी रहा है तो समझने का प्रयास करो। मैं अभी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा और आपको इसी तरीके के बड़े बड़े सेंटेंसेस ट्रांसलेट करके खुद बनाऊंगा और आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश गुरु अमन सर ऐप को जाकर के वहां गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर मैं इनकी पीडीएफ्स भी इसी वीडियो के साथ में ही अटैच कर देता हूं, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी खूब ढेर सारा मिल जाएगा। अन्यथा फिर आपको इस तरीके के लंबे लंबे सेंटेंसेस कहीं दूसरी जगह ढूंढने से मिलेंगे भी नहीं। मैं खुद इन सेंटेंसेस को बनाता हूं, ठीक है। सारे के सारे कंपोनेंट्स मैं खुद ही इनमें इंक्लूड करता हूं, फिर उनको ट्रांसलेट करता हूं, आपके लिए बहुत ढेर सारी मेहनत करता हूं। लेकिन आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो। भाई लाइक किया करो, भाई मेरी इतनी मेहनत का कुछ ना कुछ तो रिवार्ड मिलना ही चाहिए। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप हजारों रुपए देकर के जो लोग नहीं बताते हैं, मैं आपको फ्री बता रहा हूं। तो फिर आपको क्या करना है, आपको कम से कम एक लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में इनको शेयर भी कर देना है जितना आप कर सको, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आते हैं टीचर्स, फिर वर्ब आती है। देखो ये नाउ सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन इसी सब्जेक्ट के जितने भी मॉडिफायर्स हैं वो पहले आएंगे बाद में आएंगे। पहले क्या आते हैं, सिंगल वर्ड, और बाद में आते हैं फ्रेज। हालांकि फ्रेज भी पहले आ सकते हैं, लेकिन फिर वो ये इनको आपने एडजेक्टिवली यूज किया है, फिर वो एडवर्बियली यूज करेंगे। इनको पहले रख करके फिर कॉमा लगाएंगे। अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, आगे चल करके मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, टीचर्स, ठीक है। फिर इस टीचर्स, ये जो वर्ब आ गई, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्ब के लिए अगर यहां पर कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो मेन वर्ब से पहले ही रखी जाएगी। ये देखो यहां पर, हाँ, तो वेयरिंग अ नेवी ब्लू सूट, एक ये फ्रेज हो गया, एक ये फ्रेज इस टीचर के बारे में बता रहे हैं, इसी के बाद ऐसे रखे जाएंगे। फिर हम रखेंगे वर्ब, लेकिन उस वर्ब से पहले एक चीज देख लेना कि इस वर्ब को अगर मॉडिफाई करने वाला कोई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो उसको पहले ही उठा करके रख दो, रेगुलरली, ठीक है। कब कब होता है, नियमित रूप से होता है, यानी होता ही रहता है, यानी ये क्रिया बार बार होती रहती है, तो फ्रीक्वेंसी बता रही पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया क्या, इसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नाउन है, इस नाउन के मॉडिफायर्स रख दो। तो देखो एक मॉडिफायर ये है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन ये भी डिटरमाइनर की श्रेणी में ही आता है। ये एडजेक्टिव है, जिज्ञासु बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन। लेसन के बारे में बताने वाले ये शब्द हैं, यानी कॉम्प्लेक्स। लेसन कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है यानी कठिन है, जटिल है, ठीक है। फिर इसके तुरंत बाद हम क्या करते हैं भैया, इस एडवर्ब को भी ध्यान में रखते हैं। फिर इसके तुरंत बाद हमें एडवर्ब ऑफ मैनर रखना होता है। अच्छे से याद रखिए। अभी आप सर कहेंगे सर इसको मॉडिफाई करने वाला अगर फ्रेज होगा तो वो फ्रेज थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो एडवर्ब ऑफ भाई क्रिया के को भी ध्यान में रखना है, और एडवर्ब ऑफ अगर मैनर आएगा तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आएगा। फिर ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाला अगर कोई फ्रेज है तो वो उसके बाद आएगा। देखिए विद नीट एंड क्लीन, जैसे साफ सुथरे डायग्राम्स के साथ में, ठीक है, तो साफ सुथरे डायग्राम्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या है, देखो फिर इसके बाद हम रखेंगे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। भाई कहां पर ये काम कहां पर होता है, तो यहां पर होता है, इन द क्राउडेड लेक्चर हॉल, ठीक है ना, यहां पर होता है। तो पूरा का पूरा फ्रेज है ये क्या बता रहा है, क्राउडेड यानी भीड़ से भरा जो लेक्चर हॉल है, यानी व्याख्यान कक्ष,
ठीक, ये है भीड़ भाड़ वाले व्याख्यान कक्ष में पढ़ाने का काम हो रहा है ना। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस रख दिया। फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम ढूंढो, कब होता है भाई पढ़ाने का काम, कब होता है। तो देख लो यहां पर कब होता है, यहां पर लिखा है हर कार्य दिवस की सुबह, हर कार्य दिवस की सुबह होता है। तो एवरी वीक डे मॉर्निंग, वीक डे का मतलब वही होता है कार्य दिवस, यानी मंडे टू सैटरडे, और जहां कहीं पर सैटरडे ऑफ रहता है तो मंडे टू फ्राइडे वो वीकडे कहा जाता है, यानी वर्किंग डेज कहा जाता है। वीकडे का मतलब वर्किंग डे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका कब, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक। फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद में किस लिए होता है भाई, क्यों होता है, ये पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। पढ़ाने का उद्देश्य है अपने जिज्ञासु छात्रों को उनकी समझ बढ़ाने के लिए, ये उद्देश्य है फ्रेज के रूप में। हालांकि ये सारे के सारे फ्रेज के रूप में हैं, इनको अभी पर्सनली मैंने केवल और केवल सेंटेंस के कंपोनेंट्स बताए हैं। मैं अगर आपको ये जो फ्रेजेस हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, इनके अंदर की ग्रामर अभी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आगे चल करके मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर काफ़ी जटिल हो जाएगा और फिर इधर चीज़ें आप शायद आपका दिमाग उसे ना मैनेज कर पाए। तो देख लो भाई यहाँ पर क्या है, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज है, और पर्पज अक्सर क्या होता है, इन्फिनिटिव से शो किया जाता है। तो ये एक इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। टू इम्प्रूव या टू इनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। देखा, आप जरा इतना समझने के बाद अब आप क्या करो कि इसी एक सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख लो, केवल इसी सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखो, और ईमानदारी के साथ जो जो बातें मैंने बतलाई उनको ध्यान में रखो, और फिर अपने मन से ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दो। मैं सबका देखना चाहता हूं कि इतनी देर जो मैंने आपको बताया पढ़ाया वो कितना आपके दिमाग में है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं अपने एप्लीकेशन पर, और साथ ही साथ अगर आप बना सकते हो अपनी तरफ से तो बना करके और दूसरा कोई सेंटेंस ऐसा ही फ्रेम करके और नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस केवल इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंस जिसमें सारे कंपोनेंट्स हों, यानी सब्जेक्ट के भी मॉडिफायर्स हों, ऑब्जेक्ट के भी मॉडिफायर्स हों, और फिर साथ साथ ये जो वर्ब है वर्ब के भी सभी मॉडिफायर साथ में लगे हों। अगर आप कुछ नहीं 8-10 सेंटेंसेस भी अपनी तरफ से इनको ट्रांसलेट कर लेते हो तो चुटकियों में आप लंबे लंबे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने लग जाएंगे। और साथ ही साथ जो आप टेक्स्ट बुक में लंबे लंबे सेंटेंस जो आप पढ़ते हो, जिनको पढ़ करके और उनका हिंदी अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये सब कुछ आसान हो जाएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, जरा देखो, एक बहुत खास बात, ये जो नाउन होता है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, नाउन के जो प्री मॉडिफायर्स होते हैं यानी डिटरमाइनर्स जितने प्रकार के होते हैं सारे पढ़ा चुका हूं, पीछे वीडियोस देख लेना। और प्लस एडजेक्टिव्स जो 10 प्रकार के होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स मैं पढ़ा चुका हूं, और उन 10 प्रकार का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, किस सीक्वेंस में रखे जाते हैं वो 10 प्रकार के, यानी इस नाउन को मॉडिफाई करने वाले 10 प्रकार के अलग अलग शब्द हैं, उनका क्रम क्या होता है ये मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। अब अगले वीडियो में मैं आपको पोस्ट मॉडिफायर्स, यानी यहां पर जो क्लॉजेज आती हैं या जो फ्रेजेस होते हैं पोस्ट मॉडिफायर्स के रूप में, जो फ्रेजेस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि मैंने फ्रेजेस तो आपको लगभग 15 प्रकार के फ्रेजेस तो मैंने आपको पढ़ाई दिए हैं ऑलरेडी, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। अगर सोचो वही जो 15 प्रकार के, यानी सारे के सारे तो कभी नहीं आते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी अगर 2-4 भी आ जाएं, ये जो फ्रेजेस हैं 2-4-5 फ्रेजेस भी अगर आ जाएं एक ही नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन ये पेड होगा भाई, पेड, मेरे पास भी पेट है इसलिए मुझे कुछ ना कुछ पेड करना पड़ता है, इसलिए सभी लोग थोड़ा सा मेरा आप सपोर्ट करें, तो फिर सारी चीज़ें मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ पर और चाहे तो आप मेरे एप्लीकेशन पर भी आप, लेकिन एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।